नाज़रीन, बुलंद आफताब, खुनक हवाएं और आवारा मरीखी बादल। लेकिन दिलचस्पी की बात यह थी कि इस सुर्ख जमीन से 5 करोड़ किलोमीटर दूर नासा हेडक्वार्टर में उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और मरीख पर काम करने वाला पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव था। मरीख के ऊपर तैरते सैटेलाइट सुर्ख सियारे की एक एक कंडीशन को बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि इंसान पहली बार इस सियारे की सतह पर उतरकर तवाफ़े आरजू में गुम था। यहाँ सुनसान टीलों, उजाड़ वीरानों, खामोश कोहस्तानों और तन्हाई से उकताई चट्टानों के सिवा कुछ भी न था, मगर तहकीक के खुमार में डूबा जुस्तजू की लगन से सरफराज और तखय्युल के हर रंग से सजा ये इंसानी ख्वाब ही था जो एक तरफ नासा हेडक्वार्टर में बेचैनी पैदा किए हुए था, तो दूसरी तरफ मरीख पर मार्क और उसकी टीम को मुसलसल मरीखी चट्टानों और कोहस्तानों में भटकने पर मजबूर किए हुए था। नाज़रीन, ऐसे में अचानक मरीखी सैटेलाइट्स मरीख के मौसम के बदलते तेवर को नोटिस करते हैं और नासा हेडक्वार्टर से मार्क की टीम को वार्न किया जाता है कि जल्द से जल्द वापस शिप में बैठें और निकल लें, क्योंकि मरीख के शुमाल की तरफ से एक इंतहाई खौफनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। नाज़रीन, इस खबर के मिलते ही साइंटिस्ट की दौड़ें लग जाती हैं और वो आनन फानन स्पेसशिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जबकि इसी दौरान मरीखी तूफान आगोश अजल फैलाता, बदनसीबियों का शोर मचाता और तकदीर के अजाब की मानद उन्हें घेर लेता है। साइंटिस्ट हवाओं के शोर में गिरते पड़ते स्पेसशिप तक पहुंचते हैं, जबकि मारुक को शदीद तारीकी और मिट्टी की वजह से रास्ता समझ नहीं आता और इसी दौरान एक पत्थर उससे टकराकर उसे बेहोश करके चलता बनता है, जबकि स्पेसशिप में मौजूद टीम उससे बार बार राब्ता करने की कोशिश करती है, मगर नाकामी के बाद वो शिप को थ्रस्ट मारकर वहां से निकल लेते हैं और जमीन पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि मरीख पर तूफान में फंसे साइंटिस्ट में से 7 जिंदा बचकर निकलने में कामयाब, जबकि मार्क नामी साइंटिस्ट जो कि मिशन का कैप्टन भी था, तूफान में कहीं लापता होकर लामका हो गया और जमीन पर बाकायदा उसकी गायबाना आखिरी रसूमात भी अदा कर दी जाती हैं। मगर मार्क अभी जिंदा था। उसे हमें ये बताना था कि महरूमियों को किस्मत, जुल्म को आजमाइश और गुलामी को कुदरत की मर्जी समझकर कबूल करने वाली है कौम। तुम्हें क्या पता कि कुदरत ने जिंदगी को किस हद तक मैनुअल डिजाइन किया है। आप जब तक जहां तक जैसे चाहें हालात से लड़ सकते हैं और उन्हें बदलकर अपने हक में कदम बोसी पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हालात को बदलना ही हमारी शान है। नाज़रीन, फिल्म मार्शन की पूरी कहानी में क्या कुछ होता है ये हम आज जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, मरीख पर साइंटिस्ट 37 दिन के मिशन पर आए थे, यानी उनके बनाए कैंप में 37 दिन की खुराक और ऑक्सीजन मौजूद थी और अब मरीख पर छाया वो खौफनाक तूफान गुजर चुका था और मार्क धीरे धीरे आंखें खोलता है। मार्क का पेट बुरी तरह जख्मी था और वो जैसे तीसरे कैंप में वापस लौटता है, अपने जख्म सीने के बाद अब जिंदगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लिए उसके सामने खड़ी थी। नाज़रीन, कैंप के जुनूब में मरीख का सहराए बेअमान और शमाल में दूर तक छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले थे, जबकि कैंप के सामने एक कुदरती झील नुमा घड़ा था। शायद लाखों साल पहले यहाँ पानियों का शोर रहा होगा। हालात ने मार्क के लिए जिंदा रहने की ऑप्शन इंतहाई महदूद कर दी थी, मगर इंसान तो पैदा ही ऐसे हालात पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। अगर वो अपनी ताकत को समझ पाए तो मार्क फाइनली हालात से लड़ जाने का प्लान बनाता है और वो कैंप में मौजूद खुराक, पानी और ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करने के बाद कैंप से बाहर आता है और कैंप को एनर्जी फराहम करने वाले तमाम आलात को नई तरतीब देता है, उनसे मिट्टी हटाकर उन्हें साफ करता है। कैंप 37 दिन की रिहाइश के लिए बनाया गया था और उसी मिकदार से उसमें आलू भी स्टोर कर दिए गए थे। अब मार्क मरीख की मिट्टी लेता है और अपने कैंप में बोटेनिकल फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश करता है, ताकि वहां वो आलू उगाकर जिंदगी के पहले सवाल के 37 दिन बाद मरीख पर क्या खाओगे और क्या पियोगे, इस सवाल को हल करना चाहता था। नाज़रीन, अब खेती के लिए पानी का होना अशद जरूरी था। मार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कैलकुलेशन के बाद जो ही पानी प्रोड्यूस करने लगता है तो अचानक एक धमाका सा होता है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में उसने वो ऑक्सीजन काउंट नहीं की थी जिसे वो खुद इस्तेमाल कर रहा था।
वो रिकैलकुलेशन के बाद मरीख पर अपने इस छोटे से कैंप में पानी प्रोड्यूस कर लेता है और यूं आलू की काश्त शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ नासा हेडक्वार्टर में बैठी एक साइंटिस्ट नोटिस करती है कि मरीख पर मौजूद कैंप में सामान की तरतीब बदल चुकी है। सोलर पैनल्स को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि गाड़ियों को दरवाजे के बजाय कैंप के पिछले हिस्से में लगा दिया गया था। अब ये लेडी साइंटिस्ट फौरन ये न्यूज चीफ तक पहुंचाती है और चीफ सारे हालात देखने के बाद ऐलान करता है कि साथियों, मारक मरीखी तूफान से न सिर्फ बच निकला है बल्कि वो पूरी तरह सेहतमंद भी है। इस खबर के साथ ही रिसर्चर्स में उसी सवाल पर बहस शुरू हो जाती है जिसका सामना मारक मरीख पर कर रहा था कि आखिर खाए पिए बगैर और ऑक्सीजन के बिना मारक कब तक जिंदा रह पाएगा। अब नाजरीन, दूसरी तरफ मारक की आलू की फसल ने जमीन से बाहर झांकना शुरू कर दिया था, जिससे एक तरफ खुदकार तरीके से ऑक्सीजन पैदा होने लगी थी और दूसरी तरफ खुराक का इंतजाम भी अलग से हो रहा था। नाजरीन, मारक के लिए हालात एक ही सवाल की हजारों शक्लें लिए खड़े थे। दुनिया वालों के लिए वो मर चुका था और अगला मिशन 4 साल बाद आने वाला था। क्या वो 4 साल तक इस मौत से ज्यादा सर्द तन्हाई में टूट ना जाएगा? वो इन पत्थरों, वीरानों और मरीख के बेरहम मौसमों के आगे हार ना जाएगा? आलू और पानी उसे जिंदा तो रख सकते थे, लेकिन जिंदगी का मफहूम सिर्फ खाने पीने से ही तो नहीं जुड़ा हुआ। मारक को बैठे बैठे अचानक आइडिया आता है कि 6 साल कबल एक रोवर मरीख पर अच्छा भला काम करते करते अचानक शटडाउन हो गया था, क्योंकि उसके सोलर पैनल्स पर मिट्टी की तहों ने कब्जा जमाकर उसे मुकम्मल नकारा कर दिया था। अगर उस रोवर को दोबारा एक्टिव कर दिया जाए तो यकीनन इस वसीओ अरीज कैद खाने से निकलने का कोई चांस बन सकता है। और इसी आइडिया के साथ मार्क उछल पड़ता है और उस रोवर की कैंप से एग्जैक्ट दूरी का अंदाजा लगाने लगता है। और दूसरी तरफ नासा के रिसर्चर्स पूरी तरह सर जोड़े बैठे थे कि मार्क को मरीख से कैसे रेस्क्यू किया जाए। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि अगर तेज तरीन शिप को भी भेजा जाए तो कम से कम 100 दिन दरकार हैं। क्या 100 दिन तक मार्क वहां पर जिंदा रहेगा? किसी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर नासा चीफ बजिद था कि हम मार्क को यूं बेबसी से मरता नहीं देख सकते, लिहाजा इमरजेंसी में फूड स्पेस शटल मरीख की तरफ रवाना किया जाए। अगर मार्क मर भी जाए तो हमें ये इत्मीनान तो हो कि हम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश में थे। यूं नाजरीन, एक अलग तरह की बहस जो थी वो नासा में उरूज पर थी और दूसरी तरफ मार्क की आलू की फसल पूरी तरह तैयार थी। मरीख पर मार्क के पास करने के लिए कुछ था नहीं। वो अक्सर शाम ढलने से पहले सूट पहने मरीख की आड़ी तिरछी चट्टानी गलियों और टीलों में घूमता। रात के पहले पहर आसमान पर हजारों तारों में रोशन एक सियारा वो भी था जहां उसकी आखिरी रसूमात अदा हो चुकी थीं। दूसरी तरफ जमीन पर मार्क को जिंदा रखने की हर प्लानिंग पर गौर हो रहा था, जबकि मरीखी सैटेलाइट मुसलसल कैंप के गिर्द होती तब्दीलियों पर नजर रखे हुए थे। नासा टीम मुतफिका फैसले के तहत एक फूड स्पेस शटल आनन फानन मरीख की तरफ भेजती है, जिसे मरीखी कैंप से कुछ ही दूर लैंड करना था, लेकिन हाय नसीब, जल्दी के चक्कर में कई अहम टेक्निकल प्रोसीजर मिसलीड हो जाते हैं और फूड स्पेस शटल खला में ही फट जाता है। मार्क को बचाने की उम्मीद का ये आखिरी दिया भी बुझ गया। अब सिर्फ दुआए मगफरत ही थी जो मार्क के लिए जमीन से भेजी जा सकती थी। यूं नाज़रीन, दिन पर दिन गुजरते गए और 70 दिन बाद नासा को फिर क्लियर हो गया कि अब मार्क जिंदा नहीं रहा होगा। यूं एक बार फिर पादरी बुलाकर आखिरी रसूमात को दोहराया जाता है। अब दूसरी तरफ मार्क की कैलकुलेशन के मुताबिक इस कैंप से 3200 किलोमीटर दूर वो रोवर कहीं पर मौजूद था, जिसे एक्टिव करके वो अपने जिंदा होने की इत्तला जमीन पर भेज सकता था। अगले रोज वो मरीखी गाड़ियों का जायजा लेता है तो सबसे तवील दौड़ने वाली गाड़ी की हद लिमिट जो थी वो 35 किलोमीटर थी, जिसके बाद उसे रिचार्ज के लिए दोबारा साइड पर लगाना पड़ता। अब मार्क 3200 किलोमीटर दूर उस रोवर तक पहुंचने के लिए कुछ तैयारी करता है। मार्क कैंप के बाहर सोलर पैनल्स को और आलात को एक नई तरतीब देता है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में भी फसल को वक्त पर पानी और दीगर चीजें मिलती रहें। यूं नाजरीन, अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले वो 3200 किलोमीटर दूर उस रोवर की तलाश में निकल जाता है जो अब उसकी वाहिद उम्मीद थी। मरीख की रात छटने के बाद उसकी नीली धुंध में लिपटी सुबह और नीला नीला सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये सुबह मरीख की सुबह जमीन से खासी मुख्तलिफ होती है
और दिन के 10 बजे तक तकरीबन मरीख की पूरी फजा जो है वो सुर्ख हो जाती है, जैसे बहुत बुलंदी पर मिट्टी का कोई तूफान जारी हो। लेकिन मार्क अब इन सारी चीजों का आदी हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ नासा में एक बार फिर खिलबिली मच जाती है, क्योंकि कैंप के गिर्द चीजों की तरतीब एक बार फिर से बदली हुई थी। 80 दिन बाद मार्क अब भी जिंदा था, मगर कैसे? साइंटिस्ट को इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही थी। हालांकि वहां अगर हम होते तो हमने फौरन कहना था कि जनाब मार्कू मर भी कैसे सकता है। हाजी बाबा वहां दस्तगिरी के लिए पहुंच चुके हैं और मार्क ने जाते हुए मजार शरीफ से जो नमक लिया था वही अब तक कभी पुलाव तो कभी हलवा बनकर मार्क की सेवा में लगा हुआ है। नहीं जनाब, गोरे ने कभी अपने दिमाग में इन खुराफात को जगह नहीं दी। दुनिया बकदर एफर्ट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी हमें यही सिखाता है और अक़वाम आलम की तरक्की का राज भी यही है। नाज़रीन, भले ही नासा को मार्क के जिंदा रहने के पीछे की वजूहात मालूम नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो कोई गैर जरूरी तावील भी पेश नहीं करना चाहते थे। हालांकि हमारी ये आदत है, हम कर देते हैं। अब इसी दौरान नासा कैंप से खासा दूर एक सफेद नुक्ते को डिटेक्ट करता है जो मुसलसल कैंप से दूर जा रहा था। नासा के लिए एक और तजस्सुस में डूबा सवाल आन पड़ा कि मार्क मरीखी गाड़ी में कैंप से दूर कहां जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मार्क तमाम दिन गाड़ी चार्ज करता और रात के वक्त मरीख के आड़े तिरछे रास्तों पर हो लेता। तमाम रात मरीख के दो चांद एक दूसरे के पीछे भागते, बादलों में छुपते छुपाते शमाल में कहीं गुरूब हो जाते। सितारों का साथ मुकद्दर की खुशनुमाई की तरह शब भर मार्क के साथ रहता और मार्क कभी शोखी में आकर गाड़ी तेज करता और कभी हॉर्न ऑन कर देता। शायद इतने वसी और रीज वीराने में अब उसकी यही एक इंटरटेनमेंट रह गई थी। कई दिन के सफर के बाद मार्क की गाड़ी एक सहराई टीले के पास पहुंचती है और उसकी मुतलाशी नजरें एक मिट्टी में धंसे रोवर पर जा रुकती हैं। दूसरी तरफ नासा भी गैस कर चुका था कि मार्क आखिर क्या करना चाहता है। लिहाजा 6 साल कबल बंद हुए रोवर से दोबारा कम्युनिकेट करने के लिए नासा ने तैयारी मुकम्मल कर ली। मार्क रोवर से मिट्टी हटाता है और उसके सामने 3 नोटिस लगा देता है कि क्या आप मुझे देख सकते हैं, हाँ या ना। चार्ज मुकम्मल होने के बाद रोवर फौरन सैटेलाइट से राब्ता करता है और तस्वीर जमीन पर भेज देता है। 90 दिन बाद नासा पहली बार मार्क को देख रहा था। हेडक्वार्टर से कैमरा को हाँ की तरफ मुड़ने की कमांड मिल जाती है और मार्क ये देखकर खुशी से निहाल हो जाता है। उसे अब उम्मीद हो चली थी कि शायद वो जिंदा लौट पाएगा। अब मार्क और नासा के दरमियान जो हाँ ना में बात होती है, उससे नासा को यह पता चलता है कि मार्क मरीख पर बाकायदा खेती कर चुका है। जबकि मार्क के पूछने पर नासा बताता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें मरा हुआ समझकर जमीन की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें बताए देते हैं कि तुम मरीख पर ना सिर्फ जिंदा हो बल्कि इंसानियत की एक नई तारीफ लिख रहे हो। अब नाज़रीन, जो साइंटिस्ट मरीख से वापस आ रहे थे, उन्हें जब मार्क के जिंदा होने का इल्म होता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। जबकि दूसरी तरफ नासा को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कम से कम वक्त में मार्क को मरीख से कैसे रेस्क्यू करें। आखिर नासा चीफ चीनी स्पेस एजेंसी से हेल्प मांगता है और यूं दुनिया के जीनियस तरीन दिमाग हर वक्त मरीख के गिर्द घूमने लगते हैं, लेकिन ले देकर 19 माह से पहले किसी भी तौर पर मार्क तक पहुंचना मुमकिन नहीं बन पा रहा था। जबकि मरीख पर मई के आखिरी दिन चल रहे थे और ये वो खतरनाक दिन होते हैं जब मरीख के शमाल से अक्सर मिट्टी के तूफान उठते हैं और कई कई दिन के लिए पूरे मरीख को लपेट लेते हैं। तो ऐसे में मार्क की जिंदगी के लिए ऑप्शंस मजीद महदूद हो चुकी थीं। अब नाज़रीन, चीनी स्पेस एजेंसी नासा को मशवरा देती है कि बजाय इसके कि हम यहाँ से मरीख के लिए स्पेसशिप भेजें, आप मरीख से वापस लौटने वाले मिशन को वापस मरीख की तरफ भेजकर रेस्क्यू मिशन में तब्दील क्यों नहीं कर देते। नासा इस बात पर राजी नहीं होता। उनके ख्याल में एक जीनियस को बचाने के लिए बाकी 7 जीनियस दांव पर लगाना बहुत महंगा सौदा है, जबकि चीनी स्पेस एजेंसी के मुताबिक यही वो लास्ट ऑप्शन थी जिसके जरिए मार्क को बचाया जा सकता था। अब दूसरी तरफ मार्क वापस अपने लाइफ कैंप में आता है। यहाँ मरीखी पहाड़ियों को घूरने के सिवा उसकी कोई मसरूफियत न थी। अलबत्ता अच्छी चीज ये हुई कि अब इस कैंप का कम्युनिकेशन सिस्टम काम करने लगा था और नासा अब मुकम्मल तौर पर मार्क से राब्ते में था। इंटरनेशनल मीडिया हर लम्हा किसी नई खबर का मुंतजर नासा की तरफ देख रहा था। नाज़रीन, मार्क की आलू की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी शायद कभी कभी अपनी कीमत बहुत महंगी कर देती है।
लाइफ कैंप में अचानक धमाका होता है और आलू की तमाम फसल बर्बाद हो जाती है। ऑक्सीजन और पानी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम था वो भी खत्म हो जाता है। अब मार्क के पास ले देकर महज कुछ ही दिनों की खुराक बची थी। दूसरी तरफ नासा कितना भी अच्छा प्लान बनाता, 2 साल से पहले वो कभी मरीख तक न पहुंच पाता। फसल बर्बाद, ऑक्सीजन बहुत महदूद और पानी तकरीबन खत्म हो चुका था। मार्क की आंखें भर जाती हैं। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, मेरी माँ से कहना आपका बहादुर बेटा मौत से 150 दिन तक लड़ा है। तुम्हारा बहादुर बेटा आखिरी सांस तक अपने से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हालात के सामने सीना ताने खड़ा रहा। अब भी ये जो सांसें बाकी हैं ये भी शिकस्त के एहसास से मगलूब होने के लिए नहीं चल रही। मैं इंसान हूँ, मेरी अजमत यही है कि आखिरी सांस तक महाज पर खड़ा रहूं और मैं खड़ा रहूंगा। नाज़रीन, इस आखिरी रिकॉर्डिंग के बाद वो चुपचाप खिड़की से बाहर उड़ती धूल का नजारा करने लगता है। शायद हालात एक इंसान के हौसलों का मजाक उड़ाना चाहते थे। और नाज़रीन, ऐसे में अचानक उसे मरीख से 40 दिन की दूरी पर एक स्पेसशिप के सिग्नल मिलते हैं और एक पैगाम मौसूल होता है कि मार्क मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ नासा देखता है कि मरीख से लौटने वाला स्पेसशिप अपना रास्ता बदल चुका है। उसकी डायरेक्शन वापस मरीख की तरफ हो चुकी थी। नासा चीफ फौरन चीख कर मैसेज जारी करता है कि तुम लोग हमारे ऑर्डर्स के मुखालिफ जा रहे हो, मगर स्पेसशिप की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। दरअसल चीनी स्पेस एजेंसी ने मरीख से लौटने वाले साइंटिस्ट को बैकडोर चैनल से कनेक्ट करके मार्क को रेस्क्यू करने का प्लान दे दिया था और अब वो उसी प्लान के मुताबिक मार्क की तरफ बढ़ रहे थे। और नाज़रीन, ठीक 1.5 माह बाद साइंटिस्ट मार्क को रेस्क्यू करने के लिए मरीख के करीब तक पहुंच चुके थे। लेकिन मसला ये था कि फ्यूल की कमी के बायस वो मरीख पर उतरने से कासिर थे। लिहाजा सिग्नल मिलते ही मार्क एक खराब थ्रस्टर की मदद से जिंदगी और मौत के इस खेल में आखिरी बाजी लगाता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव फुटेज चला रहा था, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग सड़कों पर निकल आते हैं। नासा हेडक्वार्टर में नजरें स्क्रीन पर और लब खामोश थे। जिंदगी बेइंतहा ताकतवर होने के बावजूद इंसान पर कभी न कभी वो वक्त जरूर लाती है जब वो मुकम्मल तौर पर बेबस होता है। उसके पास मुकद्दर का फैसला सुनने की सिवा कोई चारा नहीं होता। नासा अगले चंद मिनट्स के आगे मुकम्मल तौर पर बेबस था। और दूसरी तरफ मार्क स्पेसशिप की लोकेशन ट्रेस कर थ्रस्ट मारता है। खुशकिस्मती से थ्रस्टर लॉन्च तो हो जाता है, लेकिन उसका स्पीड कंट्रोलर काम नहीं करता, जिसका साफ मतलब खला में भटकी हुई मौत था। और कुछ ही वक्त बाद तेज तरीन रफ्तार के साथ थ्रस्टर स्पेसशिप के पास से गुजरने लगता है तो अचानक मार्क उसमें से किक होकर स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है, जबकि उसे कैप्चर करने के लिए शिप की कमांडर मूविंग चेयर पर उसकी तरफ लॉन्च होती है। इससे पहले कि वो मार्क तक पहुंचती और उसे कैप्चर कर लेती कि शिप की सेफ्टी वायर खत्म हो जाती है। मार्क उससे चंद फीट के फासले पर खला में घूम रहा था और अचानक मार्क अपना ऑक्सीजन सिलेंडर फाड़ देता है, जिससे हल्का सा थ्रस्ट उभरकर उसे कमांडर की तरफ धकेलता है। लेकिन उस वक्त तक कमांडर की पोजीशन बदल चुकी थी, तो मार्क का ये हरबा भी पूरी तरह नाकाम रहा। शिप के अंदर साइंसदान सांस रोक के मुकद्दर का ये खेल देख रहे थे। ऑक्सीजन ना मिलने के बाद मार्क का वजूद सुन्न होने लगा था। कमांडर की मायूसी भी इंतहा को पहुंचने लगी थी कि अचानक रस्सी का एक सिरा मार्क के हाथ से लगता है और यूं वो अपनी आखिरी सांसों की बची खुची ताकत के साथ मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है। साइंटिस्ट फौरन उसे अंदर खींच लेते हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, फिल्म के आखिरी मनाजर में हम पूरी दुनिया को हर तफरीक से आज़ाद होकर एक साथ जश्न मनाते देखते हैं, क्योंकि ये मार्क की नहीं बल्कि इंसानियत की फतह थी। ये उस जहानत की फतह थी जो कायनात की हर चीज से हमें मोतबर बनाती है। नाज़रीन, फिल्म के आखिरी सीन में मार्क मरीख पर बीते दिनों की लताफत के किस्से सुनाने के लिए पूरी दुनिया के सामने मौजूद था और नासा उसे चीफ के ओहदे पर फाइज करता है। यहीं पर इस फिल्म मार्शन की कहानी खत्म हो जाती है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इसे खूब एंजॉय किया होगा। अच्छा, मरीख के मौजू पर बनाई जाने वाली तमाम मूवीज़ में मेरे ख्याल से ये वाहिद मूवी है जिसके राइटर, डायरेक्टर और एक्टर ने अपने प्रोफेशन से ठीक इंसाफ किया है। मुझे कहानी बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बाकी मैं आपके इंशाल्लाह कमेंट्स देखूंगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी और नेक्स्ट हमारी कौन सी मूवी जो है वो साइंटिफिक मूवी होनी चाहिए जिस पर हम बात करें। ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।